फ्रांस से लेकर स्लोवाकिया तक वैश्विक कूटनीति, व्यापार, टेक्निक और वैश्विक साझेदारी पर एक बड़े मंच पर साझा चर्चा होने जा रही है। और ऐसी बड़ी चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम मिशन पर निकल चुके हैं। तो इस खास दौरे का एजेंडा क्या है, किन मुद्दों पर हो सकती है बातचीत, पूरा ब्यौरा, पूरी जानकारी आज विस्तार से आपको देंगे। और विदेश मंत्रालय के एमईए फैक्ट चेक ने लोगों के लिए एक चेतावनी भी जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि समंदर में जहाज़ों की सुरक्षा और नाविकों से जुड़ी खबरों को लेकर लोग बेहद सतर्क हैं। सोशल मीडिया पर बिना जांच पड़ताल के झूठी खबरों को शेयर न करें, जिससे पैनिक या डर का माहौल पैदा न हो। विदेश मंत्री की दो टूक सामने आई है। क्या है पूरा मामला, इस पर पूरी डिटेल्स आज आपको देंगे। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं। एक तरफ चुनाव हारे तो चंबल चले जाएंगे और दूसरी तरफ बीजेपी को आने नहीं देंगे। लेकिन चंबल जाने वाले बयान पर लोगों ने ज्यादा गौर किया और अब इस बयान पर राजनीतिक गलियारों में मायने तलाशे जा रहे हैं। एक कोशिश हमारी भी होगी, आज के शो में बताएंगे आपको। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर से। तो G7 शिखर सम्मेलन से लेकर नई वैश्विक साझेदारियों की चर्चा अब तेज है और एक ऐसा मिशन जिस पर सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि भारत के रणनीतिक हितों की भी नजर टिकी हुई है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम दौरे पर फ्रांस और स्लोवाकिया की महत्वपूर्ण यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। फ्रांस और स्लोवाकिया की इस यात्रा में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और जियोपॉलिटिक्स में समान साझेदारी जैसे विषय एजेंडे में शामिल हैं। अगले कुछ दिनों तक उनका कार्यक्रम काफ़ी व्यस्त रहने वाला है और इस दौरान वो कई द्विपक्षीय बैठकों का भी हिस्सा होंगे। विदेशी नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। भारतीय समुदाय को भी वो संबोधित करेंगे। रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी यात्रा की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक स्तर पर, तकनीकी स्तर पर और सांस्कृतिक संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना है। फ्रांस के शहर नीस से इस यात्रा की शुरुआत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और ये कार्यक्रम भारत और फ्रांस के बीच मनाए जा रहे भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मंच पर भारत, फ्रांस और अन्य देशों के स्टार्टअप, इनोवेटर्स और निवेशकों को एक साथ लाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है नई टेक्निक, शोध, नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। नीस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। इस दौरान दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीति साझेदारी की समीक्षा करेंगे। भारत के भविष्य को लेकर के फ्रांस से कैसे जोड़ा जा सकता है, क्या सहयोग किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। तो फ्रांस के कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया पहुंचेंगे। ये दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि 1993 में स्लोवाकिया के स्वतंत्र देश बनने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली आधिकारिक यात्रा होगी। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य क्षेत्र ऐसे जिनमें सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वापस फ्रांस लौटेंगे, जहां वो 16-17 जून को होने वाले G7 शिखर सम्मेलन का हिस्सा होंगे। इस सम्मेलन में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें वैश्विक चुनौतियों से लेकर आर्थिक सहयोग और साउथ ग्लोबल से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की कोशिश होगी। 18 जून को प्रधानमंत्री पेरिस स्टार्टअप कार्यक्रम विवटेक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा कूटनीतिक, व्यापारिक, तकनीकी और विश्व सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अब सबकी नज़र इसी बात पर होगी कि इन बैठकों और चर्चाओं से भारत को क्या नए अवसर मिल सकते हैं, क्या उपलब्धियां हो सकती हैं। और खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की ओर से किए गए हमलों में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने पर भारत का कड़ा और मजबूत विरोध दर्ज कराया गया है। भले ही लियाकी फ्रीडम जहाज सुरक्षित है, लेकिन खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की एक अन्य कार्रवाई को लेकर भारत सरकार बेहद सख्त है। शनिवार तड़के भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फ़ोन पर बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की ओर से किए गए हमलों में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने पर भारत का कड़ा और मजबूत विरोध दर्ज कराया है।
3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत का गुस्सा खुलकर सामने आया है। पहले अमेरिकी राजनयिक को तलब किया गया और उसके बाद अमेरिका से सीधे विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की गई और कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के दौरान 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद से भारत सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल प्रतिक्रिया दी। भारत ने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी है। जयशंकर ने कहा कि कमर्शियल यानी व्यापारिक जहाज़ों के खिलाफ इस तरह की जानलेवा कार्रवाई किसी भी स्थिति में उचित नहीं मानी जा सकती। उन्होंने बातचीत में भारत का कड़ा विरोध बताया और जयशंकर ने यह भी कहा कि जिन जहाज़ों पर हमला हुआ है उनमें भारतीय नागरिक काम कर रहे थे। इस सप्ताह ओमान के तट के पास जो जहाज़ों को निशाना बनाया गया, इन घटनाओं ने समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा को लेकर भी नए सवाल खड़े किए हैं। भारत ने केवल बयान जारी करने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। सरकार ने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के कार्यवाहक प्रमुख को भी तलब किया और इसके बाद विदेश मंत्री से बातचीत की। ये कदम इस बात का संकेत माना जा रहा है कि भारत इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से देखता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है। ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे भारतीय जहाज़ों पर ड्रोन हमले किए गए। फिलहाल भारत का फोकस अपने नागरिकों की सुरक्षा पर है और इस मामले में जवाबदेही तय करने को लेकर है। विदेश मंत्रालय लगातार इस पर नज़र बनाए हुए है और संबंधित पक्षों के संपर्क में है। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और भारतीय नाविकों की मौत को लेकर भारत की आपत्ति पर अमेरिका की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। किसी भी मंच से वो बाबा की सरकार को अक्सर चुनौती देते नजर आते हैं। एक बार फिर बीजेपी सरकार पर उन्होंने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि साल 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगर हार गए तो पूरी पार्टी चंबल चली जाएगी। मैं आपसे पत्रकार साथियों से बहुत साफ कह के जा रहा हूँ, बंगाल का चुनाव जो लूटा है इन्होंने और बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आज चुनावी प्रक्रिया में एजेंसियों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके इस बयान को लेकर अब सियासी चटकारे तेज हो गए। खैर, ये तो उनकी सियासी सखा वाली भाषा है, यानी अक्सर राहुल गांधी भी यही भाषा बोलते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। डॉलर के मजबूत होने और रुपया के कमज़ोर होने की बात उन्होंने कही है। आम लोगों की जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा, जैसे चाय महंगी हो जाएगी, इसकी चर्चा की। रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी होंगी, इस पर उन्होंने बात की। यानी महंगाई को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। स्मार्ट सिटी परियोजना में स्मार्ट मीटर को लेकर उत्तर प्रदेश में वैसे भी जनता नाराज़ है। लोगों की नाराज़गी बढ़े हुए बिजली के बिल को लेकर है। तो अखिलेश यादव इसके लिए बीजेपी सरकार के कुछ मंत्रियों को, कुछ अधिकारियों को दोषी बता रहे हैं। अब जनता की नाराजगी को सपा के वोटों में कैसे तब्दील करना है, कैसे रणनीति बनाना है, इस पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि आने वाले समय में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं और विधायकों के टिकट कट सकते हैं। तो इसका इशारा तो खुद बीजेपी भी पहले दे चुकी है। बहुत जल्द कुछ नया देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा, बंगाल में हार के बाद अखिलेश यादव सबसे पहले ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे थे और कहते हुए नजर आए थे कि आप हारी नहीं हैं। अब ममता बनर्जी और उनके नेताओं पर जिस तरह से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, अखिलेश का कहना है कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक संकेत नहीं है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई और बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट रहने को ज़रूरी बताया गया। इसी पर उन्होंने कहा कि बीजेपी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है और इंडिया गठबंधन भी 403 सीटों के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। देखिए, राजनीति में संवाद होना चाहिए, ना कि विवाद। बात करने से बहुत सारी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। विदेश नीति को लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर भारत कुछ अंतर्राष्ट्रीय हालात में ज़्यादा प्रभावी भूमिका निभा पाता तो कई सारी मुश्किल परिस्थितियां ऐसी थीं जिन्हें टाला जा सकता था। तो कुल मिलाकर 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इन बयानों का राजनीतिक असर कितना होता है और क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।